हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की हिंदी की बुक दूरवा से चैप्टर अन्याय के खिलाफ। इससे पहले के सारे चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैं सभी सब्जेक्ट के प्ले लिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। आप चाहें तो आप वहाँ से भी अपने सभी सब्जेक्ट के कोर्स को कम्प्लीट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं अन्याय के खिलाफ। एक बुक है चकमक, उसी से ही ये चैप्टर लिया गया है। यह लिखा है, बात 1922 की है। उन दिनों अंग्रेजों का शासन था। भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था। हम जानते हैं कि हमारा देश हिंदुस्तान 1947 को आज़ाद हुआ था। उससे पहले हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था। यहाँ लिखा है कि सन 1922 की बात है। उन दिनों अंग्रेजों का शासन था, यानी भारत पर अंग्रेज हुकूमत करते थे। भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था। चूँकि हमारा देश गुलाम था, भारत के जितने भी लोग हैं वो अंग्रेज़ों के ही गुलाम थे। उन्हीं के कहने पर वो अपनी ज़िंदगी बिताते थे, यानी कि अंग्रेज़ जो थे वो अपने ही कायदे कानून हम हिंदुस्तानियों पर थोपते थे। अपने लोगों को तरह तरह के अत्याचार सहने पड़ते थे। अंग्रेज शासन ने अपने स्वार्थ पूरे करने के लिए भारत के लोगों को बहुत डरा धमका कर रखा था। यहाँ लिखा है कि हमारे जो लोग थे उनको तरह तरह से अत्याचार सहने पड़ते थे। आए दिन जो अंग्रेज़ थे वो अपने हुकूमत चलाने के लिए नए नए ऑर्डर पास करते थे। हर हिंदुस्तानियों को अपने अकॉर्डिंग ही वो चलाते थे। अगर अंग्रेज़ों का कोई फरमान होता था तो उसके अकॉर्डिंग ही भारतीयों को रहना पड़ता था, काम करना पड़ता था। और अगर कोई भारतीय, अगर कोई हिंदुस्तानी इसका विरोध करता था तो अंग्रेज़ क्या करते थे, उसके ऊपर जुल्म किया करते थे। इसीलिए यहाँ लिखा है कि हमारे जो लोग थे उन्हें तरह तरह के अत्याचार सहने पड़ते थे। जो अंग्रेज़ थे वो अपनी शासन को चलाने के लिए, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, यानी कि अंग्रेज़ क्या करते थे, अपने फ़ायदे के लिए हर एक काम करते थे। तो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए वो भारत के लोगों को बहुत डरा धमका कर रखते थे। अगर कोई भारतीय उनका विरोध करता था तो अंग्रेज़ उनको जेल में डाल देते थे, उनके ऊपर अत्याचार करते थे। पर उनकी धमकियों के खिलाफ लड़ने की हिम्मत रखने वाले भी लोग थे। यहाँ लिखा है कि हालांकि अंग्रेज़ धमकियाँ देते थे, हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार करते थे, लेकिन अंग्रेज जो भी धमकी देते थे उनके खिलाफ लड़ने की हिम्मत भी रखने वाले लोग थे। कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके अंदर इतनी हिम्मत थी कि वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सके। ऐसे ही लोग थे आंध्र प्रदेश के कोया आदिवासी, और उनके नेता का नाम था श्री राम राजू। यहाँ लिखा है कि ऐसे ही हिम्मत वाले लोगों में आंध्र प्रदेश के कोया आदिवासी भी थे। कोया आदिवासी, आदिवासी का किसे कहा जाता है, जो जल जंगल को अपना मानते हैं, जंगल को अपना घर मानते हैं। यहाँ लिखा है कि ऐसे ही लोग थे आंध्र प्रदेश के कोया आदिवासी। आदिवासी भी कई तरह के होते हैं, उनमें से एक है कोया आदिवासी, और उनके नेता का नाम था श्री राम राजू। आंध्र के घने जंगलों के बीच रहने वाले कोया आदिवासी सीधी सादी खेती के माध्यम से अपनी रोजी रोटी जुटाया करते थे। अब जो आंध्र के कोया आदिवासी थे वो घने जंगलों के बीच रहा करते थे, और उनकी जो ज़िंदगी थी वो बहुत ही ज़्यादा सीधी सादी थी, और खेती करके ही वो अपनी रोजी रोटी जुटाया करते थे, अपनी जीविका वो चलाया करते थे। पर जब से अंग्रेज़ों ने उनके बीच आकर अपना हक जमाया, उनका जीवन मुश्किल हो गया। अब जो अंग्रेज़ थे वो हर एक क्षेत्र में अपना अधिकार जमाते थे। हालांकि वो बाहर से आए थे, लेकिन हमारे हिंदुस्तान पर उन्होंने अधिकार जमा लिया था और हर जगह अपना हक जमाया करते थे। जब से अंग्रेज कोया आदिवासी के बीच आकर अपना हक जमाने लगे, उस वक्त से कोया आदिवासी का जीवन मुश्किल हो गया था। क्यों? क्योंकि अंग्रेज जो थे वो अपने मनमाने ढंग से कोया आदिवासियों से काम निकलवाना चाहते थे। अंग्रेजों की योजना थी कि घने जंगलों और पहाड़ों को चीरती हुई एक सड़क बिछाई जाए, पर सड़क के निर्माण कार्य के लिए मजदूर कहाँ से आएंगे? अब जो अंग्रेज थे वो रोज़ रोज़ कोई ना कोई योजना बनाया करते थे। इसी तरह से एक योजना ये थी कि घने जंगलों और पहाड़ों को चीरती हुई, यानी घने जंगलों के बीच से पहाड़ों को चीरती हुई एक सड़क बिछाई जाए। लेकिन सड़क के निर्माण कार्य के लिए, सड़क को बनाने के लिए मजदूर कहाँ से आएंगे? ऑब्वियसली लंबी सड़क होगी तो उसके लिए बहुत सारे मजदूरों की भी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन वो मजदूर आखिर कहाँ से आएंगे? यह सवाल जब तहसीलदार महोदय के सामने आया तो उनकी निगाह कोया आदिवासियों पर पड़ी। अब जब ये क्वेश्चन तहसीलदार के पास आता है तो उनके सामने
क्या ऑप्शन आता है? उनके सामने आता है कोया आदिवासी, क्योंकि जिस जगह से सड़क निकलने वाली थी, सड़क बनने वाली थी, उस जगह पर, उस जंगलों पर किसका अधिकार था? कोया आदिवासी का था। कोया आदिवासी वहाँ रहा करते थे, इसलिए तहसीलदार महोदय ने सोचा कि सड़क बनाने के लिए क्यों न कोया आदिवासियों को ही मजदूर बनाया जाए। तहसीलदार किसे कहते हैं? तहसीलदार राजस्व निरीक्षक और कर अधिकारी होता है, जो जमीन से जुड़े हुए काम देखता है, टैक्स वसूलता है। यहाँ लिखा है कि उनकी नज़र कोया आदिवासियों पर पड़ी। तहसीलदार का नाम था बेस्टियन, और जो तहसीलदार था उसका नाम क्या था? बेस्टियन। ऑब्वियसली वो एक अंग्रेज़ था। बेस्टियन को शासन द्वारा सड़क बनवाने का काम सौंपा गया था। अब जो बेस्टियन थे वो थे तहसीलदार, और इसलिए जो अंग्रेज़ सरकार थी उसने सड़क बनवाने का काम किसे सौंप दिया था? बेस्टियन को सौंप दिया था। यानी कि बेस्टियन ही अपनी निगरानी में सड़क बनवाएंगे। बेस्टियन स्वभाव से बहुत अक्खड़ और क्रूर था। वह आदिवासियों के गांव में गया और बड़े घमंड के साथ खूब चिल्ला चिल्ला कर बोला, 2 दिन में जंगल में सड़क बनाने का काम शुरू होगा। तुम सब लोगों को इस काम पर पहुंचना है। अगर नहीं पहुंचे तो ठीक नहीं होगा। बेस्टियन का नेचर कैसा था? बेस्टियन का जो नेचर था वो बहुत अक्खड़ था, बहुत क्रूर था, बहुत गुस्सैल किस्म का आदमी था। और इसलिए यहाँ लिखा है कि जब वो आदिवासियों के गांव में गया तो बड़े घमंड के साथ वो खूब चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि 2 दिन में जंगल में सड़क बनाने का काम शुरू होगा। तुम सब लोगों को इस काम पर पहुंचना है। यानी कि वो कोया आदिवासियों से कहता है कि सड़क बनाने का चूंकि काम शुरू होगा, इसलिए तुम लोगों को सड़क बनाने का काम करना है और काम पर पहुंचना है। और इस तरह से वो सड़क बनाने के लिए कोया आदिवासियों को बोलता है। अगर नहीं पहुंचे तो ठीक नहीं होगा। और जो बेस्टियन था वो क्या करता है? सड़क बनाने के लिए किसे चुनता है? सड़क बनाने के लिए वो कोया आदिवासियों को चुनता है और उन लोगों से ये कहता है कि तुम सब लोगों को इस काम पर, यानी सड़क बनाने के काम पर पहुंचना है। अगर तुम सब नहीं पहुंचे तो ठीक नहीं होगा। अंग्रेज सरकार का हुक्म है, यह जान लो। और वो क्या कहता है? वो और रौब जमाने के लिए कहता है कि ये अंग्रेज सरकार का ऑर्डर है, हुक्म है, ये जान लो। यानी वो ये बताना चाहते थे कि चूंकि ये अंग्रेज सरकार का हुक्म है, इसलिए तुम लोगों को हर हाल में ये हुक्म मानना ही पड़ेगा। आदिवासी लोग चुप हो गए। बेस्टियन की बातों को सुनकर आदिवासी लोग क्या करते हैं? वो चुप हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो अंग्रेज है वो बहुत अत्याचारी हैं। वे उन घने जंगलों के बीच अकेले पड़े थे। वे कुछ पूछे तो किससे, कुछ करे तो क्या? किसी ने हिम्मत करके तहसीलदार से पूछना चाहा कि काम करेंगे तो बदले में क्या मिलेगा। कोया आदिवासी उन घने जंगलों के बीच अकेले थे। उनका कोई सहारा नहीं था। आखिर वो कुछ पूछें तो किससे पूछें, कुछ करें तो क्या करें? यानी कि अगर वो काम पर नहीं भी जाना चाहते हैं तो भी उन्हें जाना पड़ेगा, और अगर वो नहीं जाते हैं तो अंग्रेज शासक जो है उनके ऊपर अत्याचार करेंगे। इसलिए वो क्या करें क्या ना करें ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। किसी ने हिम्मत करके तहसीलदार से ये पूछना चाहा कि अगर हम लोग काम करेंगे, सड़क बनाने का काम करेंगे, तो हमें बदले में क्या मिलेगा? तो बेस्टियन का चेहरा तमतमा गया। क्या मिलेगा? हुक्म बजाना नौकर का काम है, आगे से यह सवाल मत पूछना। जब किसी ने हिम्मत करके ये पूछा कि सड़क बनाने का काम अगर हम करेंगे तो हमें बदले में क्या मिलेगा, क्योंकि हम तो मेहनत करेंगे, तो इस सवाल पर बेस्टियन का चेहरा तमतमा गया। यानी कि वो गुस्से से पूरा भर गया और वो कहता है, क्या मिलेगा? हुक्म बजाना, यानी कि मालिक का हुक्म मानना नौकर का काम है, आगे से यह सवाल मत पूछना। आदिवासी सहम गए, काम पर जाने लगे, पर उनका मन नहीं मानता था। वे अपमान से अंदर ही अंदर घुट रहे थे और गुस्से से सुलग रहे थे। आदिवासी बेस्टियन की बातों को सुनकर सहम जाते हैं, डर जाते हैं, और फिर डर की वजह से वो काम पर जाने लगते हैं। अंग्रेजों से डर कर ही वो काम पर जाने लगे, लेकिन उनका मन नहीं मानता था। उनके अंदर अपमान की भावना थी, यानी उन्हें ये लगता था कि वो अपनी सीधी सादी ज़िंदगी गुजारते थे, खेतीबाड़ी करते थे और इस तरह से वो अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने उन्हें सड़क बनाने के काम पर रख दिया है, इसलिए उनका मन नहीं मानता था। वे अपमान से अंदर ही अंदर घुट रहे थे और गुस्से से सुलग रहे थे। उनके अंदर ये भावना थी कि अंग्रेज़ों ने उनका अपमान किया है, इसलिए वो अंदर ही अंदर घुट रहे थे और उनके अंदर गुस्सा भी था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे थे।
उन्हीं दिनों एक साधु जंगलों में आकर रहने लगा था। उस साधु का नाम था अल्लूरी श्रीराम राजू। श्रीराम राजू ने हाई स्कूल तक पढ़ाई की थी। उसके बाद अगली पढ़ाई छोड़कर वह 18 वर्ष की उम्र में ही साधु बन गया। जब कोया आदिवासी सड़क बनाने के काम पर जाने लगे थे, उन्हीं दिनों एक साधु जंगल में आकर रहने लगा था, उस जंगल में जहाँ पर कोया आदिवासी रहते थे। और उस साधु का क्या नाम था? उस साधु का नाम था अल्लूरी श्रीराम राजू। श्रीराम राजू ने हाई स्कूल तक पढ़ाई की थी। उसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और 18 साल की उम्र में ही वो साधु बन गए थे। जब वह उन जंगलों में रहने आया तो आदिवासी लोगों से अच्छी तरह हिल मिल गया। लोग उसे अपने दुख दर्द की कहानी सुनाते और पूछते कि कैसे अपने कष्टों से छुटकारा पाएं। जब साधु उन जंगलों में रहने आया, यानी कि जब श्रीराम राजू उन जंगलों में जहाँ कोया आदिवासी रहते थे, जब उन जंगलों में रहने आया तो आदिवासी लोगों से अच्छी तरह वो हिल मिल गया। लोग उनसे अपना दुख दर्द बांटते थे, दुख दर्द की कहानी सुनाते थे और श्री राम राजू से अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी पूछते थे। वो ये पूछते थे कि आखिर वो कैसे अपने तकलीफ़ों से छुटकारा पाएं, आखिर वो कैसे अंग्रेज़ों से छुटकारा पाएं और जो काम में उन्हें लगाया गया है वो किस तरह से उस काम से हटे। श्री राम राजू ने आदिवासियों से कहा, अत्याचार के सामने दबना नहीं चाहिए, तुम लोगों को काम पर जाने से मना करना चाहिए। श्री राम राजू ने जब आदिवासियों की कहानी सुनी, उनका दुख दर्द सुना, तो उन्होंने आदिवासियों से ये कहा कि अत्याचार के सामने, जुल्म के सामने दबना नहीं चाहिए, तुम लोगों को काम पर जाने से मना करना चाहिए। यानी श्री राम राजू ये कहना चाहते थे कि अगर तुम्हें काम पसंद नहीं है और तुम अंग्रेज़ों का काम नहीं करना चाहते हो तो तुम्हें डायरेक्ट मना कर देना चाहिए कि तुम अंग्रेज़ों का काम नहीं करोगे। उसकी बात सुनकर आदिवासियों में हिम्मत आई। श्री राम राजू ने उन्हें यह भी बताया कि देश में और लोग भी अंग्रेज़ों के अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। उनकी बातों को सुनकर आदिवासियों में हिम्मत आती है। उन्हें ये लगता है कि आखिर कोई है जो उन्हें रास्ता दिखा रहा है। श्री राम राजू ने आदिवासियों को ये भी बताया कि देश में और भी बहुत सारे लोग हैं जो अंग्रेज़ों के अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। उनमें एक मशहूर नेता है जिनका नाम गांधी जी है। गांधी जी का कहना है कि भारत के लोगों को अंग्रेजी सरकार का सहयोग नहीं करना चाहिए। श्री राम राजू उन्हें ये भी बताते हैं कि एक मशहूर नेता है जिनका नाम है गांधी जी, और गांधी जी ये कहते हैं कि भारत के लोगों को अंग्रेजी सरकार की मदद नहीं करनी चाहिए, अंग्रेजी सरकार का सहयोग नहीं करना चाहिए। अगर कोई अंग्रेज अन्याय करेगा तो हम अन्याय सहने से इनकार करेंगे। श्री राम राजू ने आदिवासियों को ये भी बताया कि गांधी जी ये कहते हैं कि अगर कोई अंग्रेज़ जुल्म करेगा, अन्याय करेगा, तो हम भारतवासी, हम हिंदुस्तानी अन्याय सहने से इनकार करेंगे, यानी अंग्रेज़ों का अन्याय नहीं सहेंगे। यह सब सुनकर कोया आदिवासियों का दिल मजबूत हुआ। फिर क्या था, विद्रोह की ऐसी आग भड़की कि अंग्रेज़ों के होश उड़ गए। आदिवासी जब श्री राम राजू की बातों को सुनते हैं तो आदिवासियों का दिल मजबूत हो जाता है, वो डरने नहीं लगते हैं, वो डर छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, विद्रोह होता है और विद्रोह की ऐसी आग भड़कती है कि अंग्रेज़ों के होश उड़ जाते हैं। यानी कि कोया आदिवासी क्या करते हैं, कोया आदिवासी सड़क निर्माण के काम को इनकार कर देते हैं और वो काम पर जाना बंद कर देते हैं। जब वो काम पर नहीं जाते हैं तो अंग्रेज़ों के होश उड़ जाते हैं। भोले भाले आदिवासियों के मन में भरा सारा अपमान, दुख और क्रोध फूट के निकल पड़ा। जो भोले भाले आदिवासी थे उनके मन में ये बात तो थी कि अंग्रेज़ों ने उनका अपमान किया है और ज़बरदस्ती उन्हें काम पर भेजते हैं, इसलिए उनके दिल में दुख भी था, उनके दिल में गुस्सा भी था और ये फूट के निकल पड़ा। भद्राचलम से पर्वतीपुरम तक पूरे इलाके के आदिवासी लोग अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए कूद पड़े। जितने भी आदिवासी थे वो एक साथ भद्राचलम से लेकर पर्वतीपुरम तक पूरे इलाके के जितने भी आदिवासी लोग थे वो अंग्रेज़ों के जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए कूद पड़ते हैं। अंग्रेज़ सरकार के ऐसे छक्के छूटे कि आसपास के राज्यों से सेना बुलानी पड़ी। चूँकि आदिवासियों जो थे वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए कूद पड़े, इसलिए अंग्रेज़ सरकार के ऐसे छक्के छूटे, यानी कि अंग्रेज़ सरकार इतने परेशान हो गए कि आसपास के राज्य से अंग्रेज़ सरकार को सेना बुलानी पड़ी। पर अंग्रेज़ों की इतनी भारी सेना भी 2 साल तक विद्रोह को दबा ना पाई। लेकिन अंग्रेज़ की इतनी भारी सेना थी, उस सेना ने भी 2 साल तक विद्रोह को दबा नहीं पाई, यानी कि आदिवासियों ने बहुत लंबे समय तक विद्रोह किया था। जब संकरी पगडंडियों से सेना की टुकड़ी गुजर रही होती
तो जंगलों में छिपे आदिवासी भारतीय सिपाहियों को गुजर जाने देते और जैसे ही अंग्रेज सार्जेंट या कमांडर नजर आते तो उन पर अचूक निशाना लगाते। यह लिखा है कि जब संकरी पगडंडियों से, यानी कि जो रास्ता होता है, जब वो बहुत पतला रास्ता होता है, नैरो रास्ता होता है, जब उस नैरो रास्ते से, जब उस पतले रास्ते से सेना की टुकड़ी गुजर रही होती, यानी कि अंग्रेज सेना की जो टुकड़ी होती है, जब वो गुजर रही होती है तो जंगलों में छिपे आदिवासी क्या करते थे, वो भारतीय सिपाहियों को गुजर जाने देते थे। जो भारतीय सिपाही होते थे उन्हें गुजर जाने देते थे, लेकिन जैसे ही अंग्रेज सार्जेंट या कमांडर नजर आते थे तो आदिवासी उन पर अचूक निशाना लगाते थे। और आदिवासी किससे निशाना लगाते थे? ऑब्वियसली वो तीर धनुष से निशाना लगाते थे। आदिवासियों के विद्रोह से अंग्रेज सरकार इतना डरने लगी थी कि राजू के दल को आते देखकर थानों से पुलिस भाग जाती थी। आदिवासी का जो विद्रोह था वो बहुत ही ज़्यादा था और उनके विद्रोह से अंग्रेज सरकार इतना डरने लगी थी कि राजू के दल को आते देखकर, ऑब्वियसली जितने भी आदिवासी थे वो किसके कहने पर विद्रोह कर रहे थे? श्री राम राजू के कहने पर विद्रोह कर रहे थे, इसलिए उन सभी लोगों को किसका दल कहा गया? राजू का दल कहा गया। इसलिए यहाँ लिखा है कि जब अंग्रेज सरकार राजू के दल को आते देखती थी तो थानों से पुलिस भाग जाती थी। श्री राम राजू ने आदिवासियों से कह रखा था कि अंग्रेजों से लड़ो पर एक भी भारतीय सैनिक का बाल बांका ना होने पाए। श्री राम राजू ने आदिवासियों को ये चेतावनी दे रखी थी, उन्हें ये सजेशन दे रखा था कि अंग्रेजों से लड़ो, लेकिन एक भी अगर भारतीय सैनिक तुम्हें नजर आए तो उनका कोई नुकसान ना करना। अंग्रेजों की सेना में बहुत से भारतीय सिपाही भी थे। राजू के आदेश का सख्ती से पालन हुआ। जब वो पहाड़ों से कूच करता था मानो उन्हें किसी का भय ना हो। अंग्रेजों की सेना में बहुत से भारतीय सिपाही भी थे। ये जो सिपाही थे उनमें भारतीय भी थे, सारे के सारे तो अंग्रेज नहीं हो सकते, इसलिए अंग्रेज शासक ने किसे भारतीय बनाया, किसे सिपाही बनाया था? भारतीय सिपाहियों को भी सिपाही बनाया था, भारतीय लोगों को भी सिपाही बनाया था। इसलिए राजू के आदेश का सख्ती से पालन हुआ, स्ट्रिक्टली पालन हुआ। जब वो पहाड़ों से कूच करता था, यानी कि जब श्री राम राजू का दल जब पहाड़ों से कूच करता था, पहाड़ों से जब वो जाते थे मानो उन्हें किसी का भय ना हो, किसी का डर ना हो। आदिवासी लोग पुलिस चौकियों या सेना पर हमला कर देते थे और उनके अस्त्र शस्त्र लूट कर भाग जाते थे। जो आदिवासी लोग थे वो क्या करते थे? पुलिस चौकियों या सेना पर, यानी कि जहाँ पर पुलिस चौकी थी, जहाँ सेना थी, उन पर हमला कर देते थे और उनके अस्त्र शस्त्र यानी पुलिस चौकियों के हथियार, सेना के हथियार लूटकर भाग जाते थे। राजू ने एक कोने से दूसरे कोने तक गुप्त संदेश पहुंचाने के लिए गुप्तचरों का जाल फैला रखा था। अंग्रेजी सेना के आने जाने के संदेश ऐसे पहुंचाए जाते कि किसी को कानो कान खबर ना हो। ये सब देखकर अंग्रेजों ने भी अपने दांतों तले उंगली दबा ली। श्री राम राजू ने एक और तरीका अपनाया था। वो तरीका क्या था? श्री राम राजू ने एक कोने से दूसरे कोने तक सीक्रेट संदेश पहुंचाने के लिए, जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको पहुंचाने के लिए गुप्तचरों का जाल फैला रखा था, यानी कि जासूसों का जाल फैला रखा था। अंग्रेजी सेना के आने जाने के संदेश ऐसे पहुंचाए जाते कि किसी को कानो कान खबर ना हो। यानी जो अंग्रेज सेना थी जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करती थी तो अंग्रेज सेना कहाँ जा रही है, इस तरह के जो संदेश है वो इस तरह से पहुंचाए जाते थे कि किसी को कानो कान खबर नहीं होती थी। ये सब देखकर अंग्रेजों ने भी अपने दांतों तले उंगली दबा ली। और जब अंग्रेजों ने ये देखा कि अंग्रेजी जो सेना है वो कब निकलती है, कब वो कहाँ जाती है, ये सारे इन्फॉर्मेशन आदिवासियों को मिलते हैं, ये सब देखकर अंग्रेजों ने भी अपने दांतों तले उंगली दबा ली। जंगलों और पहाड़ों में राजू के लोग बड़ी फुर्ती से छिपते फिरते। ऐसे इलाके में हथियारों से लदी अंग्रेजों की भारी भरकम सेना अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगती थी। जंगल और पहाड़ों में राजू के जो लोग थे, जो आदिवासी थे, वो बड़ी फुर्ती से छिपते फिरते थे। उनके अंदर इतनी फुर्ती थी कि वो छिपते फिरते थे। वो जंगलों के हर एक जगह से वो वाकिफ़ थे, हर एक जंगल के हर एक एरिया को जानते थे, इसलिए वो बड़ी फुर्ती से जंगल में छिपते फिरते थे। ऐसे इलाके में, यानी कि जंगल और पहाड़ों में हथियारों से लदी अंग्रेजों की भारी भरकम सेना अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगती थी, क्योंकि अंग्रेजों की जो भारी भरकम सेना थी वो जंगलों से होकर जब गुजरती थी तो उसी जंगल में कौन छुपे होते थे? राजू के लोग छुपे होते थे। राजू के लोगों को गांव-गांव का सहारा था। गांव के लोग विद्रोहियों को शरण देते और लाख कोशिश करने पर अंग्रेज उनकी खबर नहीं लगा पाते। श्री राम राजू के जो लोग थे, जो आदिवासी थे, उनको गांव-गांव का सहारा था। हर गांव के लोग उनको सपोर्ट करते थे। गांव के लोग विद्रोहियों को शरण देते, यानी कि ऐसे लोग जो अंग्रेजों के खिलाफ होते थे, ऐसे लोगों को गांव के लोग
सपोर्ट करते थे, उनको अपने यहाँ रखते थे, शरण देते थे और लाख कोशिश करने के बाद भी अंग्रेज़ उनकी खबर नहीं लगा पाते थे। यानी कि जब अंग्रेज़ ये सोचते थे कि विद्रोहियों को पता लगाया जाए, वो नहीं लगा पाते थे, क्योंकि अंग्रेज़ों के खिलाफ जो लड़ाई कर रहे थे उनको कौन सपोर्ट कर रहा था? उनको गाँव के लोग सपोर्ट करते थे। फिर अंग्रेज़ों को एक तरकीब सूझी। उन्होंने सोचा कि आदिवासियों को लड़ाई में तो हरा नहीं पाएंगे, अब इन्हें भूखे रहकर मारना पड़ेगा। अंदर जंगल के गाँव में राशन लाने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए गए। अब अंग्रेज़ों को एक तरकीब सूझती है। उन्होंने ये सोचा कि अगर आदिवासियों को हराना है तो हम लड़ाई में आदिवासियों को नहीं हरा पाएंगे, इसलिए अब उन्हें भूखे रखकर मारना पड़ेगा। अंदर जंगल के गांव में राशन लाने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए गए। अब जो जंगल था, उस जंगल में जितने भी आदिवासी लोग रहते थे, उनको अपनी जीविका चलाने के लिए राशन की ज़रूरत होती थी और इस जगह पर बाहर के रास्ते से जो राशन आता था, उस रास्ते को अंग्रेज़ों ने क्या किया? उस रास्ते को अंग्रेज़ों ने बंद कर दिया। किसी को भी सामान का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना मुश्किल हो गया। यानी कि जो रास्ता था, जब अंग्रेज़ों ने उस रास्ते को बंद कर दिया तो जो खाने पीने का सामान होता था वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना मुश्किल हो गया था। जो दवा था, जो राशन था, वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना मुश्किल हो गया था। लोगों की बंदूकों के कारतूस खत्म हो गए। इसके कारण अंग्रेज़ों के सिपाही गांव में घुसकर लोगों को मारने पीटने लगे। लोगों के जो बंदूक थे, उनके जो कारतूस थे वो ख़त्म हो गए थे। क्यों? क्योंकि जिस रास्ते से कारतूस आता था, राशन आता था, दवाइयाँ आती थी, वो रास्ते क्या हो गए थे? वो रास्ते बंद कर दिए गए थे अंग्रेज़ों के ज़रिए। और चूँकि अंग्रेज़ों ने वो रास्ता बंद कर दिया था, इसलिए लोगों की जो बंदूक की कारतूस थी वो भी ख़त्म हो गई थी। जब उनके पास यानी आदिवासियों के पास राशन की कमी हो गई, कारतूस ख़त्म हो गए, दवाइयाँ भी नहीं मिलती थीं, तो इसकी वजह से अंग्रेज़ क्या करने लगे? अंग्रेज़ के जो सिपाही थे वो गांव में घुसने लगे और लोगों को मारने पीटने लगे। यहाँ तक कि उगी हुई फसल को भी जलाया जाने लगा। अंग्रेज़ इतने ज़्यादा अत्याचार करते थे कि जो फसल उगी हुई होती थी, उस फसल को भी अंग्रेज़ सिपाही क्या करते थे? उन्हें जलाने लगे थे। आदिवासियों की हिम्मत जवाब देने लगी। आखिर कब तक यह तकलीफ़ बर्दाश्त की जा सकती थी? राजू के कुछ साथी पुलिस की पकड़ में आ गए। एक बार राजू भी पुलिस की गिरफ्त में आकर बुरी तरह जख्मी हो गया था। लोग परेशान होकर राजू के पास पहुंचते। राजू भी परेशान था, उससे उनका दुख देखा नहीं गया। यहाँ लिखा है कि आदिवासियों की हिम्मत जवाब देने लगी थी, क्योंकि उनके पास न राशन था, न दवाइयाँ थी, न कारतूस थे। उनका जब हिम्मत जवाब देने लगा, और ये तकलीफ वो कब तक बर्दाश्त कर सकते थे? राजू के कुछ साथी जो थे वो पुलिस की पकड़ में आ गए थे। एक बार राजू भी पुलिस की गिरफ्तारी में आकर बुरी तरह जख्मी हो गया था। यानी कि एक बार श्री राम राजू भी पुलिस की गिरफ्त में आ गया था और बुरी तरह जख्मी हो गया था। लोग परेशान होकर राजू के पास पहुंचते थे। राजू भी उनका दुख दर्द देखकर परेशान हो जाया करते थे और उनका दुख वो देख नहीं पाते थे। राजू ने सोचा कि अगर मैं अंग्रेज़ों के सामने आत्मसमर्पण कर दूं तो अंग्रेज इन हज़ारों लोगों को रोज़ सताना बंद कर देंगे। अब श्री राम राजू ने ये सोचा कि अगर वो अंग्रेज़ों के सामने आत्मसमर्पण कर दे तो अंग्रेज इन हज़ारों लोगों को रोज़ सताना बंद कर देंगे। उसने देखा कि 2 वर्षों के इतने लंबे संघर्ष के बाद लोगों में कठिनाइयों का सामना करने की तैयारी नहीं रह पाई है और अंग्रेज़ सरकार तो उन्हें भूखा मार कर ही छोड़ेगी। राजू ने ये देखा कि 2 वर्षों के लंबे समय तक लड़ने के बाद लोगों में प्रॉब्लम्स का सामना करने की तैयारी नहीं रह पाई है, कठिनाइयों का सामना करने की तैयारी नहीं रह पाई है और अंग्रेज़ सरकार उन्हें भूखा मार कर ही छोड़ेगी। यह सोचकर श्री राम राजू अपने आप को अंग्रेज़ों के हवाले सौंपने चला। सेना के मेजर गुडॉल मम्पा गांव में डेरा डाले हुए थे। राजू को गिरफ्तार करके उसके सामने पेश किया गया। गिरफ्तारी की खबर सुनकर आसपास के गाँव के लोग बड़ी संख्या में वहाँ इकट्ठे होने लगे। श्री राम राजू ने यह सोचा कि अगर वो अपने आप को सरेंडर कर देंगे पुलिस के सामने तो अंग्रेज सरकार आदिवासियों पर अत्याचार करना छोड़ देगी। ये सोचकर श्री राम राजू अपने आप को अंग्रेजों के हवाले सौंपने चले। सेना के जो मेजर थे जिनका नाम था गुडॉल, वो मम्पा गांव में डेरा डाले हुए थे। राजू को गिरफ्तार करके उनके सामने पेश किया गया। ऑब्वियसली जो राजू थे वो खुद ही अंग्रेजों के पास गए थे, लेकिन फिर भी उन्हें गिरफ्तार किया गया और गुडॉल के सामने उनको पेश किया गया। मेजर गुडॉल के सामने उनको पेश किया गया। गिरफ्तारी की खबर सुनकर, यानी श्री राम राजू की गिरफ्तारी की खबर सुनकर आसपास के गांव के लोग बड़ी संख्या में मम्पा गांव में इकट्ठा होने लगे।
मेजर गुडॉल मन ही मन बहुत अधिक खुश हो रहा था। उसे कहाँ उम्मीद थी कि उनका शिकार खुद जाल में फंसने चला आएगा। जब मेजर गुडॉल श्रीराम राजू को देखते हैं तो वो मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। उनको ये उम्मीद नहीं थी कि उनका शिकार खुद जाल में फंसने चला आएगा। राजू मांग कर रहा था कि उसे कचहरी में पेश किया जाए और कानून के हिसाब से उसके साथ बर्ताव हो। श्रीराम राजू मेजर गुडॉल से ये मांग कर रहे थे कि उन्हें कोर्ट में पेश किया जाए, कचहरी में पेश किया जाए और जिस तरह का कानून है उस कानून के हिसाब से ही उनके साथ बर्ताव हो। पर गुडॉल का कोई इरादा नहीं था कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में राजू को अपनी जान बचाने का जरा भी मौका मिले। लेकिन जो गुडॉल थे वो अत्याचारी थे, इसलिए उनका कोई इरादा नहीं था कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में राजू को अपनी जान बचाने का ज़रा भी मौका मिले, क्योंकि उन्हें ये लगता था, जो मेजर गुडॉल थे उनको ये लगता था कि अगर कोर्ट कचहरी में राजू का केस जाएगा तो हो सकता है उसे अपनी जान बचाने का मौका मिल जाए, इसलिए वो ऐसा नहीं चाहते थे। ऐसा कोई इरादा मेजर गुडॉल का नहीं था कि राजू कोर्ट कचहरी के चक्कर में उसे अपनी जान बचाने का जरा भी मौका मिले। बस उसके इशारे पर एक सिपाही ने राजू पर गोली चलाई और उसका काम तमाम कर दिया। और इसलिए बस मेजर गुडॉल के एक इशारे पर एक सिपाही ने क्या किया, श्रीराम राजू पर गोली चलाई और उसका काम तमाम कर दिया। इस तरह अल्लूरी श्रीराम राजू अपने लोगों की खातिर शहीद हुआ। यहाँ क्या लिखा है, यहाँ ये लिखा है कि मेजर गुडॉल ने अपने सिपाही को इशारा किया और मेजर गुडॉल के इशारे पर ही सिपाही ने राजू पर गोली चलाई और उसका काम तमाम कर दिया। किसका काम? श्रीराम राजू का काम तमाम कर दिया। इस तरह अल्लूरी श्रीराम राजू अपने लोगों की खातिर शहीद हो गए। इसके बाद कोया आदिवासियों का आंदोलन टूट गया, पर अंग्रेज सरकार ने अच्छा खासा पाठ पढ़ लिया था। वे समझ गए थे कि आदिवासियों के साथ मनमर्जी नहीं की जा सकती। यहाँ लिखा है कि श्रीराम राजू के बाद कोया आदिवासियों का जो आंदोलन था वो टूट गया था, क्योंकि श्रीराम राजू ही आंदोलन को बनाए हुए थे। पर अंग्रेज सरकार ने अच्छा खासा पाठ पढ़ लिया था। अंग्रेज सरकार ये समझ गए थे कि आदिवासियों के साथ मनमर्जी नहीं की जा सकती है। तब से आदिवासियों के हितों की रक्षा करने के लिए विशेष कोशिश करने का फैसला हुआ और तब से आदिवासियों के फ़ायदे की रक्षा करने के लिए विशेष कोशिश करने का फैसला हुआ। यानी कि अंग्रेज सरकार ने भी ये माना कि आदिवासियों के फ़ायदे के लिए, आदिवासियों के फ़ायदे की रक्षा के लिए कोशिश करनी चाहिए। अपने देश के इतिहास में कोया आदिवासियों ने अन्याय के खिलाफ लड़ने की मिसाल स्थापित की। हमारा देश हिंदुस्तान के इतिहास में कोया आदिवासियों ने जुल्म के खिलाफ लड़ने की मिसाल स्थापित की। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।